सो हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली आज का मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि एक नंबर में क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स कह लो या फिर वन वर्ड्स कह लो या फिर आप ऑब्जेक्टिव कह लो, ये सारे एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और सबके लिए बस एक ही तरह की पढ़ाई करनी रहती है, वो है थ्योरेटिकल। ठीक है, अगर आपका थ्योरी स्ट्रॉन्ग है तो आप एक नंबर के क्वेश्चन में परेशान नहीं होंगे। अब इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, ठीक है, अब जैसे व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या हु गिव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो भैया कौन दिया था, न्यूटन साहब ने दिए थे। ठीक है, और ये किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये जाना जाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया, पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ किसने दिया था, न्यूटन साहब ने दिया था। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और तीसरा क्वेश्चन या नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं, ऐसे गिनती तो चलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई आपका जो ये ग्रेविटेशन लॉ है, ठीक है, इसमें न्यूटन साहब ने इनवर्स यानी 1/r² कैसे गेस किया था। तो बाय द हेल्प ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ। ठीक है ना, कैपलर्स के थर्ड लॉ से न्यूटन साहब ने गेस किया था क्या, आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है ना। दूसरी चीज़, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है या फिर उसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या आ सकता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स की यूनिट, क्योंकि ये फोर्स है, ठीक है, तो ये किसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। क्लियर हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। ठीक है, ठीक। दूसरी चीज कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट क्या होगी, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हो गया भाई। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो उस सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट भी है मेरे पास। ठीक है, विच फोर्स रिवॉल्व्स मून अराउंड अर्थ। ठीक है, मून के अराउंड, ठीक है, नहीं, अर्थ के अराउंड कौन सा फोर्स, विच फोर्स रिवॉल्व्स मून अराउंड अर्थ, अर्थ के अराउंड कौन सा फोर्स मून को घुमाता है। ठीक है, या फिर किसी भी प्लैनेट को, ठीक है, सन के अराउंड या प्लैनेट सैटेलाइट जो भी घूमते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सेंटर के अराउंड, ठीक है, वो किस फोर्स से होता है, तो भैया वो ग्रेविटेशनल फोर्स से होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है विच फोर्स एक्सेलरेट अ बॉडी इन अ फ्री फॉल। ठीक है, जब हम फ्री फॉल का बताए थे, फ्री फॉल का मतलब क्या हो गया कि मैंने एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अर्थ के सेंटर की ओर लग रहा है। ठीक है, और वो उसकी वजह से सेंटर की ओर आ रहा है। ठीक है, वो उसकी वजह से सेंटर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो भैया इसमें क्वेश्चन है विच फोर्स अट्रैक्ट्स अ बॉडी, तो कौन सा फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ही उसको नीचे की ओर आता है। ठीक है, अच्छा, अर्थ के लिए इसको हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, और फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अर्थ के लिए जो एक्सेलरेशन होता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स इन अ ओशियन एट नाइट। ठीक है ना, मैंने बताया था कि भाई रात को क्या होता है, भाई जो समुंदर है, ठीक है, ठीक है, समुंदर है और जो मून है वो अर्थ के काफ़ी करीब आ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के ये क्या है भाई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। ठीक है, और करीब आ गया यानी डिस्टेंस कम हो रही है तो फोर्स बढ़ गया। ठीक है, तो फोर्स बढ़ गया तो भाई ये अर्थ को अपनी ओर खींचना चाहेगा। ठीक है, तो भैया अर्थ तो है बहुत भारी, ठीक है, तो अर्थ को तो खींच नहीं पाएगा, तो खींचेगा किसको, वाटर को। ठीक है, तो वाटर लेवल रात को हाई हो जाता है। जब भी हम समुंदर के पास जाएंगे देखेंगे रात को जो है, स्पेशली आपके क्या कह सकते हैं, रेनी सीजन में, ठीक है, लोग वहाँ से हटा देते हैं भाई, आप 4-5 बजे इवनिंग के बाद आप वहाँ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वो क्यों होता है भाई, वो टाइड्स की वजह से, टाइड्स आते हैं, तो कौन सा फोर्स वो है रिस्पॉन्सिबल है, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, उसके बाद है डज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन दैम। अच्छा, जैसे मान लीजिए हम हैं और ये कैमरा है, ठीक है, इस हम दोनों के बीच में जो है फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो भाई क्या इसके लिए मीडियम रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मीडियम डेंसर भी हो सकता है, मीडियम रेयरर भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
पानी में, मालूम है पानी में हूँ और कैमरा बाहर है, ठीक है, तो भी उसके बीच में फोर्स लग रहा है। तो भैया कुल मिला जुला के ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्लियर है। उसके बाद आता है हु गिव्स 3 लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है, प्लेनेटरी मोशन के तीनों लॉ किसने दिया था? तो मैंने बताया था कि ये तीनों लॉ दिया था किसने? हमारे कैपलर साहब ने। ठीक है, कैपलर साहब ने 3 लॉ दिए थे प्लेनेटरी मोशन के। ठीक है, इसकी सारी कहानी मैंने बता दी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हु एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ये बड़ा अच्छी चीज़ है। ठीक है, हु एक्सप्लेन, ठीक है, हु एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। ठीक है, ये जितने क्वेश्चन है 1-1 नंबर के, 1 वर्ड्स के, फिल इन द ब्लैंक। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, 4 साइंटिस्ट का नाम दे देगा। तो कौन है भैया? न्यूटन साहब है, इसका आंसर है। ठीक है, विच इज द यूजुअल शेप ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन। ठीक है, तो भैया ये इलिप्टिकल पाथ इलिप्टिकल होता है। ठीक है, शेप भी होता है। ठीक है, ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट्स आर इलिप्टिकल। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ठीक है, तो ये एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ। ठीक है, तो भैया जब अपनी तरफ खींच रहे हैं तो क्या यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर जितने फोर्स से खींच रहा है, सेम उतने ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट अपने इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को सेम फोर्स से खींच रहा है। तो यानी कि यहाँ पे मास की डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट लगाएगा उतना फोर्स ये। तो हाँ भैया, थर्ड लॉ ग्रेविटेशनल फोर्स में एप्लीकेबल है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ठीक, उसके बाद कह रहा है भाई अ स्टोन फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ ऑल्सो अट्रैक्ट द अर्थ विद द सेम फोर्स। वेरी गुड। तो भैया अर्थ है, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर मैंने गिरा दिया, या फिर ये पत्थर ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह की वजह से कहाँ जा रहा है? सेंटर की ओर। तो सवाल ये है कि भैया अगर ये मान लेते हैं अर्थ इसको, ठीक है, मान लेते हैं कि 1 kg का है, ठीक है, तो 9.8 न्यूटन से अपनी ओर अगर खींच रहा है, तो क्या ये पत्थर भी अर्थ को अपनी ओर उतनी ही फोर्स से खींच रहा है? तो हाँ भैया, खींच रहा है, बिल्कुल खींच रहा है, 100% खींच रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर होगा यस। ठीक है, सेम फोर्स। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी। सबको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर एक क्वेश्चन में नहीं दिया है कि 10 लेना है तो आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड ही लेना है। क्लियर हो गया? तो इसमें आपको कोई भी शक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब कह रहा है डज वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यस। ठीक है, क्यों? अर्थ के प्लेसेस पे जी की वैल्यू क्यों वेरी करती है? क्योंकि अर्थ का शेप जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है। ठीक है ना, इस वजह से। ठीक है, तो कहाँ पे जी ग्रेटर होता है अगर ये पूछते हैं, ठीक है, तो जी मैक्सिमम होता है इक्वेटर पे। ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे लेंथ यानी डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो डिस्टेंस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इफ इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एवर एवर ओके रिपल्सिव? ठीक है, नो, ये नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? ठीक है, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे वैल्यू ऑफ जी जो है 0 होती है। मैं फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, 0 होती है, और जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं, मतलब अर्थ के नीचे जाते हैं सेंटर के ऊपर, तब भी वैल्यू जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है ना, और सेंटर पे 0 हो जाती है। ठीक है, और हायर एल्टीट्यूड पे जाने पे भी क्या होता है भाई? जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है, कम होती है। ऊपर जाने पे भी कम होती है, नीचे जाने पे भी कम होती है। ठीक है ना, क्लियर है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ वेट क्या है? न्यूटन है। क्लियर है? कैन मास ऑफ अ बॉडी एवन बी 0? क्या कभी किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है? तो भैया नहीं हो सकता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया? क्या वेट 0 हो सकता है? बिल्कुल, वेट कैन बी 0। ठीक है, वेट 0 हो सकता है, बट मास कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, मास क्या है भाई? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ठीक है, मास अगर मेरा मान लेते हैं यहाँ पे 20 kg है, तो मेरा मून पे भी मास 20 kg ही होगा। बट वेट मेरा अगर यहाँ 100 न्यूटन है तो 1/6 हो जाएगा मून पे। मैंने अभी कल ही डेराइव किया था, जिसको प्रॉब्लम हो मेरा पिछला वीडियो देख सकता है।
ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये था भैया शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे बेस्ट न्यूमेरिकल जो बनता है ग्रेविटेशनल फोर्स पर, वो ये बनता है, जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर। तो भैया इसमें डिस्टेंस कम हो रही है, हाफ हो रही है, तो फोर्स का क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी चेंज हो रही है, तो फोर्स पे क्या असर पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर मैं कर दूंगा। ठीक है, बाकी थैंक यू। ठीक है।